प्राइस, सिचुएशन ए एंड बी, दो अलग अलग प्रोडक्ट के सेल्स प्राइस हैं, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट सपोज 10 रुपीज़, ये 80 रुपीज़ वाला ही लेते हैं ना पहला वाला एग्जांपल, और 20 रुपीज़ पर यूनिट कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, और यहाँ पर 140 रुपीज़ का सेल, 110 रुपीज़ का वेरिएबल कॉस्ट, 30 रुपीज़ का कंट्रीब्यूशन, लेबर आवर्स 10 और 20, मतलब कि एक यूनिट को बनाने में 10 लेबर आवर्स लगता है प्रोडक्ट ए के लिए, प्रोडक्ट बी के एक यूनिट को बनाने में 20 लेबर आवर्स लगता है, और ये लेबर आवर ही मेरे पास में लिमिटेड अवेलेबल है, मतलब बहुत ही कम अवेलेबल है। बाकी सारी चीज़ें आपके पास खूब सारी है, लेबर आवर्स बस कंस्ट्रेंट है। मैं आपको डिसीजन मेकिंग का पहला पड़ाव बता रहा हूँ, सबसे पहला इफेक्ट बता रहा हूँ कि कैसे ये लिमिटिंग फैक्टर वर्क करता है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वे में इसको रखिएगा, और इससे आपको लिमिटिंग फैक्टर के सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से आसानी से समझ में आएंगे। लिमिटिंग फैक्टर से सबसे पहला क्या डिसीजन होगा, इफेक्ट होगा, इसको समझना। ये क्वेश्चन में जो 4 चीज़ें लिखा है वो समझ में आया आपको? प्रोडक्ट ए के एक यूनिट को बनाने में 80 रुपए लगता है वेरिएबल कॉस्ट, और 10 घंटे लगते हैं लेबर कॉस्ट, लेबर आवर, है ना। सेल कर देता हूं मैं 100 रुपए में, 20 रुपए का कंट्रीब्यूशन होता है, एक यूनिट की बात किया मैंने। प्रोडक्ट बी के एक यूनिट को बनाने में 20 घंटे लग जाते हैं, 140 रुपए में सेल होता है, 110 रुपए की वेरिएबल कॉस्ट आती है, 30 रुपए का कंट्रीब्यूशन होता है। जब तक मैंने आपको ये लिमिटिंग फैक्टर का कॉन्सेप्ट नहीं बताया था, आप इन दोनों प्रोडक्ट में सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट बी को बोल रहे थे, और ये बोल रहे थे कि हाँ बी में मेरा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ज़्यादा होता है, मुझे यदि ऑप्शन दिया जाएगा तो मैं सबसे पहले तो बी बनाऊंगा बहुत सारा, और बी को बनाने में ज़्यादा प्रॉफिट होता है मेरे को। ये नॉर्मली सब लोग जान रहे हो। ठीक, इस चैप्टर में जो मैं अभी आपको लिमिटिंग फैक्टर में पढ़ा रहा हूँ, यकीन मानिए यही आपको क्राउड से अलग करेगा। हर व्यक्ति जो 10th की क्लास पढ़ा हुआ है वो ये देख करके इतना कंक्लूजन तो निकाल सकता है कि कंट्रीब्यूशन जिसका ज़्यादा वो यूनिट ज़्यादा प्रॉफिटेबल। बोलो यस नो, है ना। हर एक व्यक्ति इस चीज़ को जान सकता है कि जिसका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है सर, वो यूनिट मेरे लिए प्रॉफिटेबल है। यदि मेरे को आप ऑप्शन दोगे तो मैं ए यूनिट को बनाने में वेस्ट नहीं करूंगा टाइम, अपनी पूरी प्रोडक्शन कैपेसिटी बी में लगा कर ज़्यादा प्रॉफिटेबल रखूंगा उसको। क्लियर है ये बात? हम जैसे लोग जो कॉस्ट अकाउंटेंट होते हैं वो ऑर्गेनाइजेशन में जाकर के बॉटलनेक, की फैक्टर्स, लिमिटेड रिसोर्सेज, इन सब की एनालिसिस करते हैं कि भैया तुम्हारे पास में लिमिटेड क्या चीज़ है, पहले ये तो डिसाइड करो। तो यदि अपने पास में लेबर आवर्स लिमिटेड हैं तो पहले हम ये चेक करेंगे कि कौन सा प्रोडक्ट एक यूनिट बनाने में कितना लेबर आवर्स कंज्यूम कर रहा है। प्रोडक्ट ए को बनाने में 10 घंटे लग रहे हैं, प्रोडक्ट बी को बनाने में 20 घंटे लग रहे हैं। ये बात समझ में आ गई? तो अब आपका डिसीजन का पूरा फोकस लेबर आवर्स के बेसिस पे करने के लिए आप अभी इन दोनों को कंपेयर नहीं कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ दिस कि 20 रुपीज कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इज लेस देन 30 रुपीज, हेंस वी विल व्हाट सेट बी प्रोडक्ट एज अ प्राइम इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट फॉर ज़्यादा मोर प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट। नहीं कर सकते ऐसे। क्यों? दोनों का फुटिंग अलग अलग हो गया। अब क्यों अलग अलग हो गया? जो चीज़ आपके पास लिमिटेड अप्लाई है उस चीज़ को तो आप सिमिलर रखो पहले, और उस चीज को सिमिलर रखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट को डिवाइड बाय लेबर आवर्स से करना पड़ेगा, जिससे आपको आएगा कंट्रीब्यूशन पर लेबर आवर। 1 घंटे के लेबर आवर को यदि मैं ए में लगाऊं तो मुझे 2 रुपए का कंट्रीब्यूशन हो रहा है। 1 घंटे के लेबर आवर को यदि मैं बी में लगाऊं 1.5 का लेबर आवर हो रहा है। पहले जो मुझे बी यूनिट ज़्यादा प्रॉफिटेबल लगती थी, अब मुझे ए यूनिट ज़्यादा प्रॉफिटेबल लग रही है। ये है मैजिक कॉस्ट अकाउंटिंग का। ये सब चीज़ें फाइनेंशियल में नहीं पढ़ते अपन। चार्टर्ड अकाउंटेंट फाइनेंशियल अकाउंट्स के एक्सपर्ट माने जाते हैं। ये सारी चीज़ें कॉस्ट अकाउंटेंट के बस की बात होती है, और जो भी बता रहा हूँ कॉस्ट अकाउंटेंट के पूरे परव्यू में आता है, स्कोप में आता है। ठीक है, तो इसीलिए ज़्यादा
एक्सपर्टाइज नॉलेज कॉस्ट के फील्ड में आप लोगों से एक्सपेक्ट किया जाता है, ठीक है। तो इसलिए कंट्रीब्यूशन पर लेबर आर मतलब क्या, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। अभी मैंने लेबर आवर को लिमिटिंग बताया, तो लिमिटिंग फैक्टर के बेसिस पे आपने क्या कर लिया, उसको इक्वेट कर लिए। मतलब कि एक लेबर आवर यदि ए में लगेगा तो 2 रुपए कमाएंगे, वही एक लेबर आवर यदि बी में लगाओगे तो 1.5 रुपए कमा रहे हैं। मतलब ज्यादा प्रॉफिटेबल तो प्रोडक्ट ए है। इस चीज को तो कोई नहीं जान पाया जब तक लिमिटिंग फैक्टर की एनालिसिस नहीं किए। और उसके बाद आपके पास में एक ही फैक्टर रहेगा, सारे क्वेश्चन में इस टाइप का दिया रहेगा, 2000 लेबर आवर इज अवेलेबल, तो उस केस में कौन सा प्रोडक्ट बनाएं। तो उस केस में आप फिर क्या करोगे, ये सारे प्रोडक्ट्स जो हैं वो उस तरीके से कैलकुलेशन करके निकालोगे, डिमांड वगैरह सब चीज़ें लिमिटिंग फैक्टर को ध्यान में रखते हुए निकालोगे। बात समझ में आ रही है? मतलब ये सोचो कि एक लिमिटिंग फैक्टर के इंट्रोडक्शन से ही आपका पूरा डिसीजन ही चेंज हो गया। जो यूनिट आपको ज़्यादा प्रॉफिटेबल लग रही थी वो खत्म, जो नहीं लग रही थी वो ज़्यादा प्रॉफिटेबल लग गई, प्रूफ के साथ में बराबर। बात समझ में आई सबको? इट इज़ कॉल्ड लिमिटिंग फैक्टर, इसी को बोलते हैं की फैक्टर्स। और की फैक्टर के लिए करते क्या है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट को की फैक्टर से डिवाइड करके कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ की फैक्टर निकालते हैं, मतलब कंट्रीब्यूशन पर लेबर आवर निकालते हैं। कंट्रीब्यूशन पर लेबर आवर निकाल करके फिर रैंकिंग करते हैं, कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा प्रॉफिटेबल। तो यहां पर प्रोडक्ट ए ज्यादा प्रॉफिटेबल आ गया। रैंक में यदि अपन बात करें तो इसको फर्स्ट रैंक और इसको सेकंड रैंक देंगे, जबकि इससे पहले इसको फर्स्ट रैंक दे रहे थे और इसको सेकंड रैंक दे रहे थे। आप नोट कीजिए इसको अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट है ये।